हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA2 सेमेस्टर 3 और इसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसके सब टॉपिक्स जो हमारे पास हैं वो है कॉजेज़ एंड सिग्निफिकेंस फॉर द बैटल ऑफ पलासी, कॉजेज़ एंड सिग्निफिकेंस फॉर द बैटल ऑफ बक्सर। तो सबसे पहले जो हमने बात करना है, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ी राज्य ये क्या चीज़ है। अंग्रेज़ भारत में 1600 ईस्वी में आना शुरू हुए। बेसिकली ये कंपनीज़ थी। यूरोप के अंदर 1700 ईस्वी के दौरान, 1750 के दौरान जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, उससे वहाँ पे प्रोडक्शंस बढ़ने लग गई। तो यूरोप के अलग अलग देशों की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने कुछ ऐसे देशों को ढूंढना शुरू किया जहाँ पे उनकी फालतू की प्रोडक्शन जो है वो सेल हो सके। उनको अपने लिए मंडियाँ, मार्केट्स चाहिए थी। तो उन्होंने ऐसे कुछ कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया जिनके अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, लोग बिल्कुल सिंपल थे, टोटली अनएक्सप्लोर्ड एरिया था। और ये साउथ अफ्रीका में भी पहुँचे ये लोग, और भारत भी ऐसा ही एक देश था जो इन कंपनीज़ के साथ में अटैच हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज़ भारत को अपनी मार्केट बनाना चाहते थे। इनमें ज़्यादा जो कंपनीज़ पॉपुलर हैं उनमें पुर्तगाली, डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी। पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले आए भारत में और सबसे आखिर में गए, पर इनका बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं था, बहुत ज़्यादा कोई इन्होंने एक्सपेंशन नहीं किया। बहुत छोटे से इलाके, लास्ट में तो सिर्फ गोवा का इलाका जो है वो इनके अधीन था। उसके बाद में जो डच कंपनी है वो भारत में आए, उन्होंने अपना थोड़ा इलाका जो है यहाँ पे बढ़ाया, बट लेटर ऑन ब्रिटिश कंपनी के सामने वो स्टे नहीं कर पाए और वो भारत का इलाका छोड़ के आगे साउथ जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे सिंगापुर है, मलाया, जावा, सुमात्रा, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद में फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश जो कंपनी है इनका आपस में काफ़ी देर स्ट्रगल भी रहा, कंपटीशन भी रहा, बट इन द लास्ट ब्रिटिश कंपनी जो है वो विनर रही और फ्रेंच कंपनी भी भारत से अलग हो गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने एक ट्रेडर के रूप में आना शुरू किया था भारत में, ट्रेड कंपनी के रूप में। और ये कैसे ट्रेड करने आते थे? ये समुद्री जहाज़ों के ज़रिए आते थे, क्योंकि जो इंग्लैंड है वहाँ की नेवी बहुत अच्छी है। इंग्लैंड जो देश है ये सारे तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, तो इनके पास समुद्री जहाज़ों के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत अच्छा चलता था। तो भारत में जब ये समुद्री जहाज़ों के ज़रिए आ रहे हैं तो ज़्यादातर इनका जो आगमन हुआ वो बंदरगाहों के ज़रिए हुआ, सी पोर्ट्स जो हैं। और वो सी पोर्ट्स कौन से हैं? मद्रास है, बंगाल में कलकत्ता, और महाराष्ट्र में बॉम्बे। ये 3 सी पोर्ट्स थे जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने धीरे धीरे आना शुरू किया और अपने ट्रेड लिंक्स जो हैं वो भारत के साथ में इस्टेब्लिश कर लिए। और थॉमस रू, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इस्टेब्लिश गुड लिंक्स विद इंडिया। उन्होंने उस समय के महाराजा बादशाह जहांगीर से कुछ प्रिविलेजेस ले लिए कि वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं बिना टैक्स दिए हुए। तो ये उनको एक पास मिल गया, उनको एक प्रिविलेज मिल गया ट्रेड के लिए कि उनको टैक्सेस जो है वो नहीं देने पड़ेंगे, जिससे उनका सामान जो है वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं करता था और जब वो उसको बेचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। टैक्स ना देने की वजह से सारा प्रॉफिट उनके पास में आता था। धीरे धीरे करके उन्होंने इन इलाकों में अपने ऑफिसेज इस्टेब्लिश कर लिए और आसपास की जगहों पे उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाना शुरू कर दिया। कुछ इलाकों को उन्होंने ख़रीद लिया और वहाँ पे अपने और लोगों को बुला के अपने स्टेबिलिटी जो है अपना स्थायी रूप से वहाँ पे रहना शुरू किया। और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे आके भी अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली कि यहाँ से कच्चा माल उठाते थे, इंग्लैंड की तरफ ले जाते थे, फिर इंग्लैंड से बना हुआ माल जो है, प्रोड्यूस्ड गुड्स जो है वो लेके भारत की तरफ आते थे, उनको सेल करते थे भारत में लाके। तो इनको ये लगा कि भारत में कितनी पॉपुलेशन है और
लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उनको कुछ पता नहीं है, लेबर लॉज के बारे में पता नहीं है, इलाका इतना बड़ा है और दूसरा रॉ मटेरियल भी है, तो उन्होंने यहाँ की बड़ी ज़मीनों को यूज़ किया, कम भाव में ज़मीनें खरीदी या किराए पे ली, वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगा ली और वहीं से कच्चा माल बहुत सस्ते भाव में ले लिया और लेबर बहुत सस्ती उनको मिल गई। तो जो प्रोडक्शन इंग्लैंड में उनको इतनी महंगी पड़ती थी, फिर वहाँ से लेके आना प्रोडक्शन को यहाँ बेचना, सारा का सारा काम उनका भारत में ही होने लग गया। तो अलग अलग इलाकों में अब उनकी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई, उनको यहीं पे उनकी फैक्ट्रीज हो गई, यहीं पे उनकी लेबर हो गई, यहाँ पे उनका रॉ मटेरियल और यहीं पे उनकी मार्केटिंग भी होने लग गई। इस वजह से धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को और इस्टेब्लिश किया और सबसे पहला उनका मेन इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ वो था बंगाल का एरिया। बंगाल में जो बंदरगाह मेन पड़ती थी वो कलकत्ता, रिवर हुगली के पास में कलकत्ता का इलाका जो है वो मेन एक स्टेशन था ब्रिटिश जो ट्रेड कंपनी है। इनके साथ ही चंदन नगर बंगाल का इलाका है, वहाँ पे फ्रेंच कंपनी जो है उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ था। तो अब ये बंगाल बेसिकली क्या है, बंगाल एक स्टेट था जिसको बादशाह अकबर औरंगज़ेब के दौरान, जो कई बार हम जैसे सामंत व्यवस्था की बात करते हैं कि राजा अपने कुछ इलाके छोटे छोटे मंत्रियों को दे देता है, वो मैनेज करेंगे, ऐसे ही मुर्शिद कुली खान जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया, छोटे से एरिया का उसको नवाब जो है वो रखा गया, वो सारे इलाके को मैनेज करता था, टैक्सेस कलेक्ट करके और औरंगज़ेब के ख़जाने में जमा करता था। 1705 में उसको अपॉइंट किया गया था। उसके बाद में ये सिस्टम चल पड़ा। उसके बाद में उसका बेटा अली वर्दी खान नवाब बन गया बंगाल का। ये बंगाल का इलाका आजकल के अगर हम देखें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों एरियाज़ जो हैं ये एक ही नवाब के अंडर आती थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो इलाके थे, डिस्ट्रिक्ट्स बनते थे, उनका बहुत ज़्यादा ज़मीन था इनके पास में और वो बहुत फर्टाइल लैंड थी, तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था। तो ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने भी अपने वहाँ पे ऑफिसेस इस्टेब्लिश किए थे कलकत्ता में, और चंदन नगर के इलाके में फ्रेंच कंपनीज जो हैं ये अपना ट्रेड करती थी। पर धीरे धीरे ये देखने में आया कि इन दोनों ने, फ्रेंच कंपनी ने भी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने जो है वो किले बनाना शुरू कर दिया बंगाल के इलाके में। अब किला क्यों बनाया जाता है? कोई राजा जब किला बनाता है वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाता है, अपने हथियार रखने के लिए बनाता है, क्योंकि उसका इलाका है, कोई बाहर से हमला करेगा या उसने खुद किसी के ऊपर हमला करना है, तो किला जो है एक प्रोटेक्शन के लिए। तो अंग्रेज़ कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का और फ्रेंच कंपनी का किले बनाने का मतलब नहीं बनता था वहाँ पे। तो उनको जो है ये देखा गया कि ये गलत काम कर रहे हैं। तो बंगाल का नवाब जो बना सिराजुद्दौला, ये जब सिराजुद्दौला जो है ये नवाब बने, ये सिर्फ 22-23 साल की उम्र के थे, तो इनका सक्सेशन एक डिस्प्यूटेड सक्सेशन था। ये जो सारे अब हम शुरू करेंगे ये पलासी की लड़ाई के कारण हम करेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो हम बात करते हैं कि अली वर्दी खान जो हैं उनकी 3 बेटियां थीं। तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि सक्सेशन, जो सिंहासन जो है वो मेल मेंबर को दिया जाएगा। अपना लड़का नहीं था तो इन्होंने ये सोचा कि मेरी एक बेटी का बेटा जिसका नाम था सिराजुद्दौला अच्छा व्यक्ति है, उसको अच्छा मैनेज करना आता है राज्य को, तो उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि मेरी मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बन जाएंगे। तो सिराजुद्दौला जो है वो एज़ पर द प्लान्स ऑफ अली वर्दी खान वो नवाब बन गए। पर ऐसे में उनकी दूसरी एक बेटी थी घसीटी बेगम, जिनका अपना बेटा था। उनको लगता था कि मेरा बेटा शौकत जंग जो है वो भी तो नवाब बन सकता था, मेरे पिता ने मेरे बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो उनको ये लगता था कि सिराजुद्दौला को हटा के मैं अपने बेटे को नवाब बना लूँ। तो ये ऐसे में पॉसिबल नहीं था, सिराजुद्दौला नवाब बन चुका था, सबने उसको समर्थन किया। तो अब घसीटी बेगम जो है उनको ये लगता था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं सिराजुद्दौला के रास्ते में रुकावट पैदा करूं, उससे भी कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आए जो उसको
उसके सिंहासन से हटा दे। वो कौन है? वो अंग्रेज़ हैं। तो ये घसीटी बेगम और उनका बेटा शौकत जंग जो है, इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में कॉन्टैक्ट बनाने शुरू कर दिए कि सिराजुद्दौला जो है कि ये तो गलत सक्सेशन हुआ है, इनके नाम पे नहीं राजगद्दी बनती थी, ये अलीवर्दी खान ने गलत किया। बट इसमें सिराजुद्दौला जो है उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा था। दूसरा, जो सिराजुद्दौला जो हैं जब वो नवाब बने, तो ऐसे में क्या होता है कि कोई व्यक्ति नवाब बनेगा तो उनके जो पहले के मंत्री जो हैं वो सारे उनको मुबारकबाद देंगे और अपनी तरफ से कोई भी तोहफ़ा जो है उनको देंगे। इसके अलावा जो भी कोई व्यक्ति उनके इलाके में कोई प्रिविलेज ले रहा है, जैसे फ्रेंच कंपनी है या ब्रिटिश कंपनी है, उनका भी फ़र्ज़ बनता था कि वो नए नवाब के लिए उसको रिस्पेक्ट करते, उसको बधाई देते, उसको गिफ्ट्स देते। तो फ्रेंच कंपनी ने जैसा उनके अकॉर्डिंग चलता था उनको गिफ्ट भेजे और उनको रिस्पेक्ट पूर्वक जो है वो एक्सेप्टेंस दिया कि आप नवाब हो। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोई भी उनके लिए आदरपूर्वक मैसेज नहीं आया, कोई भी तोहफ़ा नहीं भेजा गया। तो ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट माना गया कि सिराजुद्दौला जो है उनको अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट लगी इस बात में कि ये मेरे इलाके में कंपनी जो है हमारे ही रहमो करम पे चल रही है, तो पर हमें एक बारी भी बधाई नहीं देने आई। तो वो थोड़े से कंपनी के लिए स्ट्रिक्ट हो गए। इसके बाद में जो सिराजुद्दौला हैं उन्होंने ये देखा कि अभी जो ब्रिटिश कंपनी है, फ्रेंच कंपनी जो है, इन्होंने अपने किले बनाना शुरू कर दिए हैं। किले आगे बढ़ाएंगे, पूरा कर लेंगे किलों को, तो वो अपने हथियार भी वहाँ रखेंगे, अपनी सेनाएं भी रखेंगे। तो सिराजुद्दौला के लिए वो चुनौती बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। तो सिराजुद्दौला ने दोनों कंपनीज़ को एक वार्निंग भेजा कि आप अपना फोर्टिफिकेशन जो है, जो आप किले बना रहे हैं, इनको बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम हमला कर सकते हैं। तो जो फ्रेंच कंपनी है उन्होंने बड़ा रिस्पेक्टफुली ऑर्डर को समझा और सिराजुद्दौला के कहने पे अपने किले को वहीं का वहीं छोड़ दिया। बट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपनी किलेबंदी को जारी रखा, किले ऐसे ही बनता रहा। तो इससे नवाब को बड़ा गुस्सा आया सिराजुद्दौला को कि ये ब्रिटिशर्स मेरी बात नहीं सुनते हैं, कलकत्ता के अंदर अपना किला बना रहे हैं। तो उन्होंने फिर कलकत्ता के ऊपर हमला किया। सिराजुद्दौला अपनी सेना को ले जाकर उन्होंने कलकत्ता के ऊपर हमला किया। कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स के किले बन रहे थे उस किले के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया। जो ब्रिटिशर्स का जो सिपाही थे उनको हरा दिया और जो ब्रिटिशर्स के कुछ फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ पे, उन सबको कैद करके लाके एक कमरे में बंद कर दिया। तो ये जून की घटना है, 4 जून, तकरीबन 4 जून 1756 की बात है, 1756। तो उसमें जून का महीना भारत में बड़ा गर्मी का महीना माना जाता है, या सबसे ज़्यादा गर्म महीना हम सोच सकते हैं। और ब्रिटिशर जो हैं उनका अगर हम स्किन देखते हैं, उनका वहाँ का क्लाइमेट हम देखते हैं, तो वो लोग इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन लोगों को पकड़ के एक ही कमरे में बंद कर दिया। बहुत छोटा सा डायमेंशन था उस कमरे का और ज़्यादा लोगों को बंद किया तो सफोकेशन हो गया उनको, और उसकी वजह से ये माना जाता है कि कई लोगों के अंदर मृत्यु हो गई। इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल दुर्घटना भी कहा जाता है कि ये एक डार्कनेस का सिंबल जो है वो माना गया। हालांकि अब कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो इंडियन रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, सिराजुद्दौला ने ऐसी कोई ज़्यादती नहीं की थी ब्रिटिशर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में। बट जो ब्रिटिश कंपनी के लोग हैं उन्होंने इस बात को ज़्यादा उछाला ताकि वो सिराजुद्दौला को कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के उनको उनका सामना कर सकें, उनके साथ लड़ाई मोल लेना चाहते थे। तो ऐसे में कलकत्ता को जब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर से छुड़वा लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया, अभी कुछ ही महीने वो कब्ज़ा किए हुए उनको हुए थे कि दिसंबर में मद्रास से एक अंग्रेज़ सेना आई जिसका जो कमांडर था ही वॉज लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो है ये बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग व्यक्ति था, बहुत डिसिप्लिन्ड मैन था ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी में। वो एक सेना लेके आए और उन्होंने कलकत्ता में अपने बाकी ब्रिटिश सेनाओं को ज्वाइन किया और कलकत्ता के ऊपर वापस अपना कब्ज़ा कर लिया। कि सिराजुद्दौला ने जो
कलकत्ता को अपने कब्ज़े में ले लिया था वो वापस अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। अब सिराजुद्दौला उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ में एक संधि की जिसको हम अलीनगर की संधि कहते हैं। और ये संधि में क्या था, ब्रिटिशर्स ने टोटली सिराजुद्दौला को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप हमारे किसी भी इलाके के ऊपर कब्ज़ा करना चाहोगे या आप उसके ऊपर हमला करोगे तो हम डट के आपका मुकाबला करेंगे। दूसरा ये क्लॉज डाला गया कि अगर आप फ्रेंच कंपनी की मदद लेना चाहेंगे या उनकी हमारे खिलाफ़ कभी मदद करेंगे तो आप हमारे साथ दुश्मनी ले लेंगे। तो सिराजुद्दौला ही वॉज़ वेरी यंग, और दूसरा नए नए नवाब बने थे, तीसरा घर में ही इतना ज़्यादा उनका वो विरोध हो रहा था, चौथा ब्रिटिशर्स भी उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो इससे उनको ये लगा कि अभी मैं कोई भी अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करूँगा। उन्होंने फटाफट से ये संधि मान ली। पर ब्रिटिशर्स जो हैं उनके लिए एक मौका मिल गया, उनको अंदर की सिचुएशन काफ़ी हद तक पता चलने लग गई कि अंदर से ये बंगाल का नवाब जो है वो कितना कमज़ोर है, इसके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो कितने कमज़ोर हैं, इसका नवाब रहना जो है वो कितने लोगों को परेशानी दे रहा है। इवन जो सिराजुद्दौला है उसकी एक बात बड़ी परेशानी वाली थी कि उन्होंने थोड़ा सा बीइंग अ मुस्लिम, उन्होंने मुस्लिम कर्मचारियों को प्रेफर किया। उनको ये लगता था कि जितने भी काम हैं हमारे दरबार के वो मुस्लिम जो मंत्री हैं या कर्मचारी हैं वो लगाए जाने चाहिए। इसलिए उन्होंने ज़्यादातर जो हिंदू लोग हैं, ख़जाने के लिए ये माना जाता था कि पक्के हिंदू जो हैं वो बड़ा अच्छा ख़जाने को मैनेज करते थे। शुरू से जितने भी नवाब आए थे उन्होंने अपने इलाके के लिए अगर किसी को ख़जाना मंत्री बनाना होता था तो वो हिंदू पंडित या हिंदू वैश्य जाति के लोग होते थे। बट सिराजुद्दौला ने उनको रिप्लेस कर दिया और कुछ मुस्लिम लोगों को उनकी जगह पे अपॉइंट कर लिया, जिससे हिंदू जो पॉपुलेशन है, जो हिंदू जनता है वो उनसे नाराज़ होने लग गई। इसके अलावा राज बल्लभ जो हैं वो इनके इलाके में काम करते थे पहले, जो कि सिराजुद्दौला से नाराज़ थे और इसके साथ में घसीटी बेगम के साथ में भी वो मिले। तो सिराजुद्दौला ने बड़ा पक्का एक्शन लिया, घसीटी बेगम को कैद कर दिया, शौकत जंग को भी अलग कर दिया पॉलिटिक्स से, राय बल्लभ को भी जो है वो सज़ा दी गई, पर वो सीधा ब्रिटिशर्स के साथ में जाके मिल गया। तो ब्रिटिशर्स का पलड़ा भारी होता जा रहा था और सिराजुद्दौला का पलड़ा जो है वो डाउन होता जा रहा था। और इसके अलावा एक और मेजर जो चीज़ हुई वो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का प्रधानमंत्री या सेना मंत्री हम कह सकते हैं मीर जाफ़र, जिसके हाथ में सारी की सारी कमांड थी सेना की और बहुत पहले से वो काम कर रहा था। सिराजुद्दौला तो बहुत छोटा था, यंग व्यक्ति था, बट मीर जाफ़र जो है एक बड़ा बुज़ुर्ग व्यक्ति था, बहुत सालों से उसी दरबार में काम कर रहा था, तो उसको सारे के सारे लूप होल्स पता थे। तो ब्रिटिशर्स ने इसको कांटेक्ट किया राज बल्लभ के द्वारा। राज बल्लभ ने मीर जाफ़र का कांटेक्ट करा दिया अंग्रेज़ों के साथ में। तो ब्रिटिश जो हैं ये कंपनी ने क्या बोला मीर जाफ़र को कि अगर हम सिराजुद्दौला के ऊपर हमला करते हैं तो तुम कमांडर रहोगे सेनाओं के और तुम्हारे पास बड़ी सेना है, पर तुम अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए नहीं कहोगे, तुम अपनी सेना को रोक के रखोगे और हम ये इलाका जीत जाएंगे और सिराजुद्दौला को नवाब की पदवी से हटा दिया जाएगा और तुमको मतलब मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफ़र ये बात सुन के हैरान रह गया कि मैं भी नवाब बन सकता हूँ। उसके लिए ये एक सपने से ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं। तो उसने इम्मीडिएटली इसके ऊपर जो है वो मानने के लिए अपनी सहमति भर दी। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये सारा कुछ जो है वो लिख दिया गया कि मीर जाफ़र जो है एज़ पर द प्लान वो अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ाएगा और जब सेना हार जाएगी तो सिराजुद्दौला के जगह पे मीर जाफ़र नवाब बनेंगे और नवाब बनने के बाद जो लॉर्ड क्लाइव हैं उनको वो कुछ पैसा देंगे, उनके जो साथी हैं हॉलवेल और वेंसीटॉट उनको वो पर्सनली कुछ पैसा देंगे, इसके अलावा कंपनी के नाम पे पैसा देंगे और अगर कंपनी का कोई नुकसान होता है तो वो भरपाई कौन करेंगे, वो सारी की सारी मीर जाफ़र करेगा
और बंगाल के 24 परगनों का जो राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, दीवानी राइट हम इसको कहते हैं, कि टैक्स कलेक्शन किसके हाथों में होगी, अंग्रेज़ों के हाथों में। बंगाल के जो इन इलाकों के टैक्स कलेक्शन का सारा इनको हिस्सा मिल रहा था ब्रिटिशर्स को, तो उनको ये लगता था कि अब जल्द से जल्द कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ हमें हमला करने का मौका मिले। तो उन्होंने अब क्या किया कि अब उन्होंने सिराजुद्दौला के नाम पे एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा कि तुम जो हो हमारी संधि को वायलेट कर रहे हो, जो हमने अलीनगर की संधि तुम्हारे साथ की थी। वो संधि क्या थी कि आप फ्रेंच जो कंपनी है उनका कभी भी साथ नहीं देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या एक्सक्यूज़ किया सिराजुद्दौला को कि आप फ्रेंच कंपनी जो है उसका साथ दे रहे हो और इसलिए आप हमारे साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो, हम आपके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, किसी को कोई पत्र मिलता है तो उसको अपनी फर्दर एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिलना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया या मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। अभी सिराजुद्दौला उनके पत्र का जवाब देता, उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, धावा बोल दिया और वो चल पड़े कलकत्ता की तरफ से, और इधर से अलीनगर से चल रहा है सिराजुद्दौला, और रास्ते में इनकी आपस में टक्कर हुई। वो जगह थी पलासी की जगह। जून 1757 जून का महीना है, गर्मी का महीना है, और ब्रिटिशर्स को हराना सिराजुद्दौला के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सिराजुद्दौला को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, इतना गर्मी का मौसम है और मेरे पास इतने हथियार हैं, मैं बड़ी आराम से अंग्रेज़ों की छोटी सी सेना को हरा सकता हूँ। तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से आगे लीड कर रहा था, और जैसे ही सामने डटा ब्रिटिशर्स के, तो उसने अपने सैनिकों के कमांडर को, मीर जाफ़र को कमांड दिया कि सेना को आगे बढ़ाओ। उसने 2 बार बोला, देखा कि सेना आगे नहीं बढ़ रही है। सेना आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि कमांडर की तरफ से कोई कमांड नहीं जा रही है सेना को। फिर उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आगे आने लग गए, आगे बढ़ने लग गए और नवाब के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। नवाब को उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया कि मेरा जो कमांडर है मीर जाफ़र, वो अब मेरा नहीं रहा बल्कि वो अंग्रेज़ों का पिट्ठू बन गया हुआ है। तो इसमें उसको ये लगा कि अब इस समय पे कोई डिस्प्यूट करने का फ़ायदा नहीं, वो अपनी जान बचा के भागना चाहता था। और मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों के साथ में मिला हुआ था, एज़ पर द प्लान्स वो हार गया और आगे चल के उसने अंग्रेज़ों की मदद की और सिराजुद्दौला जो 23 साल का नौजवान था उसको पकड़ के मार दिया गया। और उसके मरने के बाद में ये पलासी की लड़ाई जो है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसने ब्रिटिश रूल फाउंडेशन इन इंडिया। तो इसमें अब देखिए पलासी की लड़ाई के सिग्निफिकेंस, पलासी की लड़ाई के नतीजे। सबसे बड़ा नतीजा क्या कि सिराजुद्दौला अब बंगाल का नवाब नहीं रहा। दूसरा, बंगाल का नवाब अब मीर जाफ़र बन गया। तीसरा, अंग्रेज़ जो हैं एक कंपनी से बढ़ के अब क्या हो गए, एक राज्यकार हो गए, राज्य बन गया उनका। चौथा, अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ क्योंकि बंगाल के 24 परगनों का टैक्स कलेक्शन राइट, दीवानी राइट उनको मिल गया कि वो टैक्स कलेक्ट करके अपना बहुत सा जो है वो गुजारा कर सकते थे। इसके अलावा वेंसीटॉट, हॉलवेल, लॉर्ड क्लाइव, इनको पर्सनल बेनिफिट बहुत मिला क्योंकि प्लान किया हुआ था मीर जाफ़र इनको अलग से पैसा जो है वो देगा खजाने में से। इसके अलावा कंपनी को भी बेनिफिट हुआ, कंपनी के नाम पे मीर जाफ़र ने काफ़ी पैसा दिया। देन कंपनी को और फ़ायदा किस चीज़ का हुआ कि जो प्रिविलेज मिला हुआ था कंपनी को बिना टैक्स के व्यापार करने का, वो भी आगे चला गया, आगे बढ़ने लग गया। जिससे क्या हुआ, कंपनी कोई टैक्स नहीं दे रही है, भारत में अपना सामान बेच रही है, बंगाल में पैसा कमा रही है और सरकारी खजाने में कुछ पैसा नहीं जा रहा है। इसके अलावा भारत के अलग अलग राजाओं की जो अंदरूनी परेशानियां हैं वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के सामने आ गई। देन ब्रिटिशर्स जो हैं अब उनका हौसला बढ़ गया, वो और आगे अपना राज्य जो है वो इस्टेब्लिश करने में, एक्सपैंड करने के लिए तैयार हो गए। उसके अलावा एक और जो हम चीज़ मानते हैं कि मीर जाफ़र जो नवाब तो बना पर वो सिर्फ नाम का नवाब था, असल में अंग्रेज़ों के हाथ में सिर्फ एक कठपुतली बना हुआ था। और
बंगाल का ख़जाना जो है वो बिल्कुल खाली होने लग गया। इसके अलावा देखने में नवाब कौन था? मीर जाफ़र, जबकि असल में नवाब की सारी शक्तियाँ किन के हाथों में थी? अंग्रेज़ों के हाथों में। तो ये फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल जो है उसका पहला एक कदम जो पूरा करती है प्लासी की लड़ाई। इसके कारण और महत्व जो है हमने किए हैं, इसको आप सुन लीजिए। इसको अगर आप लाइक करते हैं तो आप इसको शेयर कीजिए बाकियों के साथ में भी, और लाइक का बटन दबाइए। और इसके अलावा अगर ऐसे वीडियोस आप बार बार चाहते हैं कि आपको सिलेबस के मिलते रहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।